हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हिस्ट्री की सीरीज़ का ये 11th वीडियो है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सल्तनत काल को। हमने पिछले 10 वीडियोज़ में पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ डाली है और उसके अलावा जो है हम लोगों ने राजपूत काल को भी पिछले वीडियोज़ में ख़त्म कर रखा है। ये चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोडेड है, आप लोग पहले उनको देख लें, उसके बाद इस पर आएँ। तो ये जो है आज से हम सल्तनत काल पढ़ने वाले हैं। तो सल्तनत काल में दरअसल 5 वंश आते हैं, हमको उनके बारे में, उनके शासकों के बारे में पढ़ना है। इस सल्तनत काल का उदय कहाँ से होता है? तो पहले गजनवी आक्रमण करता है और भारत पे फिर आता है गजनी का आक्रमण होता है, गौरी का आक्रमण होता है। तो गौरी के आक्रमण के बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जाने लगता है 1206 के आसपास में, जब यहाँ से बाहर रहता है वो, और यहाँ पे वो अपने प्रतिनिधि छोड़ देता है। दो सेनापति थे उसके बेसिकली, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा था बख्तियार खिलजी। वो दो यहाँ इंडिया में रह जाते हैं। जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी बेसिकली अपने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करता है और वहाँ को जीतता है, उस क्षेत्र को जीतने में सहायता करता है, ताकि इसका जो है गौरी का साम्राज्य जो है भारत में बड़ा हो सके। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, यहाँ पे लाहौर के क्षेत्र से शासन कर रहा होता है भारत में। उत्तर भारत में लगभग ये दिल्ली वगैरह का क्षेत्र जो था, इस सब पे शासन कर रहा होता है ये। और यहीं से जब 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है, जब 1206 में गौरी मर जाता है, तो उसके बाद उसके जितने भी प्रांत थे, भारत के अलावा भी उसने कई जगहों पे विजय अभियान चलाए हुए थे और वहाँ पे उसका वो था, उसके प्रतिनिधि राज कर रहे थे। तो उसके जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, उसकी मौत के तुरंत बाद क्या करते हैं, उसका कोई एक वारिस नहीं रह जाता उसकी संपत्तियों का, उसके साम्राज्य का कोई वारिस नहीं रह जाता है बड़ा जो मजबूत हो। तो क्या करते हैं, इसके सारे प्रतिनिधि स्वयं को फ्री कर लेते हैं, स्वयं को खुद से स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते हैं और अपने अपने वंश स्थापित करते हैं। अपना अपना राज्य क्षेत्र जो उनके अंडर आता था उसमें स्वयं को राजा घोषित कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये दास वंश या ममलूक वंश इसको हम बोलते हैं, गुलाम वंश भी इसको बोला जाता है, इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। ये 1206 में जो है गद्दी पे बैठा था और 1210 में मर जाता है। ये चूँकि दान बहुत देता था, इसके लिए इसको लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी और ये वहीं से इस पूरे शासन को देख रहा था। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये याद रखेंगे, कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे आपके सामने एग्जाम में आएगा। दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं दरअसल। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है, कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया था, और तीसरी चीज़, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो चूंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। हालांकि बनवाया कुतुबुद्दीन ने था लेकिन इसने अपने नाम पे ना रख के, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत हुआ करते थे, एक सूफी संत हुआ करते थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा था। और इसको कंप्लीट कराने का काम किया था इल्तुतमिश ने। और इसने कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि एक पहले विग्रहराज के द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तुड़वा के, विद्यालय या मंदिर था वहाँ पे, उसको तुड़वा के इसने जो है यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। इसके बाद फिर 1210 में चौगान, एक जो पोलो जैसा खेल होता है, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, उसको खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 1210 में इसका राज्याभिषेक होता है। सॉरी, ये 1210 मैंने गलत लिख दिया है, ये 12,010 लिख दिया है, तो आप गलतियों को इग्नोर करेंगे। तो ये 1210 में बैठता है गद्दी पे और 1236 तक ये राज करता है। इसने जो है खलीफा से प्रॉपर सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी, क्योंकि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी खलीफा से। हालांकि ये स्वयं को जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका था। इसके बाद इसकी राजधानी जो है दिल्ली इसने ट्रांसफ़र करी, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर ली राजधानी अपनी। इसने इक्ता प्रथा चलाई। दरअसल इक्ता क्या होता है, इसको पता था कि हमारा साम्राज्य जो है ये बहुत बड़ा सा है, तो इसके मतलब हर प्रांत पे कंट्रोल कर पाना ये उतना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। तो इसने, जैसे आज होता है कि देश के अंदर कई सारे प्रदेश देखने को मिलते हैं, कई सारे प्रांत देखने को मिलते हैं, ऐसे ही इसने अपने पूरे साम्राज्य को काफ़ी सारे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े में इक्ता के नाम से बांट दिया। एक एक टुकड़े को इक्ता बोला जाता था और इस इक्ता के इक्तादार होते थे। ये जो राजा हुआ करता था, राजा क्या करता था, अपने जो विश्वासपात्र लोग होते थे उनको इनका जो है इक्तेदार बना देता था। और बेसिकली एक उस इक्ते के वो लोग एक सुल्तान के तरीके से काम करते थे वहाँ पे। और ये जो है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते थे इस सुल्तान को, इसके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और इसी के आदेश अनुसार वहाँ पे काम किया करते थे।
इसके बाद इसने एक तुर्कान चहलगानी नामक वो 40 सरदारों का संगठन स्थापित किया। ये 40 सरदार क्या करते थे, ये जब भी कभी कोई कह लें कॉन्स्पिरेसी होती थी इसके सुल्तान के ख़िलाफ़ में, तो ये तुर्कान चहलगानी क्या करती थी, उस कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म करने का वो करती थी, षड्यंत्र से दरअसल बचाती थी, ताकि कोई षड्यंत्र के द्वारा गद्दी ना पलटी जा सके। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न इस इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं वो है, इसने 2 सिक्के चलवाए थे। तांबे का सिक्का था जीतल और चांदी का सिक्का था टंका। ये 2 शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए थे और इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे। इसी इल्तुतमिश के शासनकाल में ही दिल्ली पे चंगेज़ खान का आक्रमण होने वाला था, हालांकि इसने बचा लिया था। दरअसल ईरान का नवाब जो था आपका, वो जो है वो बच के भागता हुआ आया था, उसके चंगेज़ खान से बच के भागता हुआ आया था और उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी। तो इसने क्या किया था, इसने शरण देने से मना कर दिया था और इसको वापस भेज दिया था, क्योंकि अगर वो उसको शरण देता तो अल्टीमेटली वो चंगेज़ खान से दुश्मनी मोल ले लेता और चंगेज़ खान भारत पे हमला कर देता। तो इससे बचने के लिए उसने जो है उनको शरण नहीं दी थी। तो उस टाइम पे ही चंगेज़ खान का आक्रमण होने वाला था। इसके बाद फिर आता है इसका एक पुत्र था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ करके, तो वो तो बेवकूफ़ था, वो 7-8 महीने ही शासन पे रह पाया, गद्दी पे रह पाया। और इसने जो है इल्तुतमिश ने पहले ही कह रखा था कि मेरी जगह मेरे बाद में मेरी उत्तराधिकारी जो है ये मेरी पुत्री रज़िया सुल्तान ही होगी। हालांकि अमीरों ने एक औरत को शासिका बनाने से मना कर दिया और एक जो बेवकूफ़ पुत्र था, उसका बेवकूफ़ शासक था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ नाम था, उसको शासक बना दिया। हालांकि वो संभाल नहीं पाया और 7 महीने तक में ही उसको हटा के और इसको रज़िया सुल्तान को गद्दी अपने हाथ में करनी पड़ी। इसके बाद में क्या होता है, ये चूँकि शासक तो बन चुकी थी, लेकिन अमीरों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, जो शासन में बड़े बड़े पदों पर स्थापित लोग हुआ करते थे, उनको अमीर कहा जाता था। तो उनको जो वहाँ पे उलेमा हुआ करते थे, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु जो होते थे, उनको बड़े उच्च पद प्राप्त हुआ करते थे राज दरबार में, उनको उलेमा कहा जाता है सल्तनत काल में। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी कि एक मुस्लिम महिला जो है, एक मुस्लिम राज्य में एक महिला शासिका शासन कर रही है। तो वो भी लगातार कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे और कई सारी चीज़ें, लोग इसकी कमियां निकालने पे बेसिकली ज़्यादा वो थे, फोकस्ड थे। इसका क्या होता है, एक याकूत नाम का लड़का मिलता है इसको। याकूत जो था उस पर इसकी आसक्ति हो जाती है और इसने क्या किया, याकूत से इसके संबंध हो जाते हैं और उसको इसने जो है घुड़साल का अध्यक्ष बना दिया। तो इस बात का मतलब पता जब इनको चला, जब अमीरों को इस बात का पता चला, तो सारे जितने लोग थे, जितने भी वैसे इक़्तेदार थे इसके टाइम पे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक इक़्तेदार था अल्तुनिया, ये भटिंडा का शासक था उस टाइम पे। तो इसने क्या किया, इसने आके इस याकूत की हत्या कर दी और इसको रजिया सुल्तान को उठा के जेल में डाल दिया। हालांकि रजिया जो है ये चालाक थी, इसने क्या किया, अल्तुनिया को अपने वश में कर लिया और फिर अल्तुनिया से ही शादी कर ली इसने। अल्तुनिया से शादी कर ली, फिर से गद्दी पे बैठ गई और 1240 तक इसने फिर शासन किया। लेकिन फिर क्या होता है, एक बहराम शाह नाम का व्यक्ति होता है, बहराम शाह ने 1240 में इस रजिया की और अल्तुनिया की दोनों की हत्या कर दी। ठट्टा गोडालपुर नाम का एक स्थान है वहीं पे, उसमें वहाँ पे इसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद में बहराम शाह जो है शासक बन जाता है। इसके बाद में ये 2-3-4 नॉन इम्पॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और इन्होंने कुछ किया भी नहीं था, तो इनके बस आप नाम याद रखेंगे, इनके शासनकाल याद रखेंगे। सबसे पहला बहराम शाह 1240 से 42 तक था। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246 तक था। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह जो था, ये 1246 से 1266 तक था। इसके बारे में क्या मशहूर है नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, ये इतना गरीब राजा था कि इसने पूरा जीवन अपना टोपियाँ सी के, जो टोपियाँ होती हैं वो टोपियाँ सी के अपना ये खुद का व्यक्तिगत खर्च निकालता था। ऐसा राजा था ये। और इसके शासन में भी बहुत कुछ दम बचा नहीं था। दरअसल इसका जो है, इसका ससुर जो है ये बलबन था, तो जब तक ये जिंदा रहता है तब तक इसके ससुर की छाया इस पे थी और उसके मदद से जो है ये शासन को बनाए रख पाता है 20 सालों तक लगभग। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद में बलबन बनता है शासक। बलबन ने 1266 में राजगद्दी पे अपना वो किया, राज्याभिषेक कराया और उसके बाद में गद्दी पर बैठता है। इसका जो दामाद था ये नसरुद्दीन महमूद, इसने जो है इसको उलूग खां की उपाधि दी थी और ये भी पूछा गया है। और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति क्या है भी आप आगे देखेंगे। तो ये जो है इसने जिले अल्लाह की उपाधि धारण करी और उसके बाद में निरंकुश शासन किया। जिले अल्लाह क्या होता है, इसने स्वयं को बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मुझे जो है ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है,
तुम लोगों पर शासन करने के लिए। इसको देवत्व का सिद्धांत बोलते हैं। तो इस देवत्व को सिद्धांत को इसने वो किया, प्रमोट किया और इस हिसाब से शासन किया और इसने निरंकुश शासन को प्रधानता दी। इसने कहा जाता है कि इसके दरबार में किसी को हंसना तक अलाउड नहीं था। ये जब तक शासन किया अपने दरबार में न कभी ये हंसा और न कभी इसने कभी किसी बात को कैजुअली लिया। इसके पूरे दरबार में कोई हंस नहीं सकता था। और इसके बाद में क्या किया इसने इसने शासन स्थापित होते ही जब देखा कि तुर्कान चियलगानी के, ये भी एक तुर्कान चियलगानी का ही सरदार हुआ करता था, लेकिन जब देखा कि तुर्कान चियलगानी के बाकी सरदार जो हैं इनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसने तुर्कान चियलगानी के सारे सरदारों की हत्या करा दी। बाकी 39 सरदार जो थे उनकी इसने हत्या करा दी और इसने एक नया सैन्य विभाग बैठाया, एक नया सैन्य विभाग बनाया। इसका नाम था दीवाने अर्ज। और इसने 2 नई प्रथाएं भी शुरू करी, एक था सिजदा और दूसरा था पाबोस। ये इसलिए था ताकि दरबारियों के मन में जो है अपने लिए खौफ पैदा करना और अपने लिए विश्वसनीयता पैदा करना। सिजदा में क्या हुआ करता था, सिजदा में जो दरबारी लोग हुआ करते थे उनको इस राजा के सामने में, सुल्तान के सामने में सर झुकाना होता था। और पैबोस प्रथा में क्या करना होता था, उनको उसके पाँव को चूमना होता था। तो ये प्रथा इसने चलाई थी। और एक पारसी त्यौहार होता है नौरोज करके, इसने जो है भारत में नौरोज की परंपरा शुरू कराई, नौरोज का मनाना शुरू करवाया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा इसने की थी। कहा जाता है कि ये अपने शासनकाल में, ये लगभग इसका शासन 21 वर्षों का रहता है। 21 वर्षों के शासन में बलबन एक बार भी दिल्ली से बाहर नहीं गया। सिर्फ एक बार ही गया था, जब बंगाल का विद्रोह होता है उस टाइम पे निकल के बाहर जाता है, वरना इसने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि दिल्ली इतनी ज़्यादा वो थी, दिल्ली उस टाइम पे मंगोलों का आक्रमण बहुत रिपीटेड वे में होता था, बहुत बार बार उनके आक्रमण हो रहे थे। तो इसका मानना था कि अगर मैं दिल्ली छोड़ के जाऊंगा तो ये अल्टीमेटली शासन के लिए मेरे खतरा होगा। इसने सिर्फ एक बार दिल्ली छोड़ी, और क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, किन परिस्थितियों में छोड़ी, उसके बाद उसने क्या किया, फिर अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। क्या होता है कि मंगोल आक्रमण से इसने दिल्ली की रक्षा करी थी और इसके दरबार में अमीर खुसरो नाम का एक दरबारी रहता था। इसके बारे में आप जानते होंगे। इसके बारे में विस्तृत आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो है जो आपका इसके बाद में वंश आएगा खिलजी वंश, उसमें थोड़ा सा और आप अधिक पढ़ेंगे इसका अमीर खुसरो के बारे में। अब ये जो है इसके बाद में जब ये 1279 में ये निकल के जाता है बंगाल की तरफ। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे बंगाल में विद्रोह हो जाता है। बंगाल में विद्रोह हो गया था और वहाँ पे उस विद्रोह का नायक था तुगरिल खां। ये वहाँ पे जाता है और पहली बार ये दिल्ली से बाहर निकला था अपने पूरे शासनकाल में। वहाँ पे जाके इसने तुगरिल खान के जितना पूरा परिवार था, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उन सब को सड़क पे लाके कटवा दिया और इस तुगरिल खां को इसकी जिंदा खाल निकलवा के और इसको मौत की सज़ा दी गई। इसकी खाल उतरवा ली गई थी पूरी। इसको इस तरीके से मारा था इसने। तो ये बहुत निरंकुश शासक था। और इसके बाद में जो है, इसके बाद के शासक जो हैं ये बेकार रहते हैं। कैलुवाद करके एक शासक आता है, ये 3 साल रहता है। और क्यूमर्स करके एक शासक आता है, ये सिर्फ 3-4 महीने रह पाता है। 1290 में इनका जो है ये पूरा वंश का पतन हो जाता है, ममलूक वंश ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक चलता है। और इसका पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो है ये बहुत बूढ़ा शासक था और इसने जो है बहुत रणनीति से, बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है दिल्ली को अपनाया था और उसमें वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था चला रहा था। इसने जो है क्यूमर्स को मार के और 70 वर्ष की उम्र में अपना किलोखड़ी के किले में जो है राज्याभिषेक कराया। और अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कड़ा में इसकी हत्या करा दी थी, कड़ा प्रयागराज में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, बस ये आप याद रखें कि इसने 70 वर्ष की आयु में किलोखड़ी ज़िले में अपना राज्याभिषेक कराया था और ये संस्थापक था इस खिलजी वंश का। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसकी कुछ नीतियाँ हैं जो काफ़ी बार पूछी गई हैं आज तक, उसमें एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हमको इसके बारे में बहुत कायदे से पढ़ना है। तो इसका लगभग 20 वर्षों का शासन रहता है। 1296 में गद्दी पर बैठता है और 1316 तक ये गद्दी पे रहता है। इसके बाद क्या होता है, इसका असली नाम जो था ये अली नाम था, या इसी को गुरशास भी कुछ लोग बोलते हैं, अली या गुरशास इसका नाम था। और इसने निरंकुशता का शासन अपनाया था, निरंकुश होकर इसने शासन किया था, जैसे कि बलबन ने किया था उसी अनुसार। और इसके बाद इसने जो है इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने खलीफा और इन सब का जो दखल हो रहा था, बार बार जो अमीर लोग दखल दे रहे थे उसमें, साम्राज्य में दखल दे रहे थे, राज दरबार के कार्यों में बार बार दखल दे रहे थे, तो इस सब की दखल इसने बंद करवाई। इसने इस्लाम के सिद्धांतों का बिल्कुल सिरे से इनकार किया और इसने बल्कि खुद से अपना एक धर्म भी बनाया था। अभी आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इसने खलीफा से कोई भी सुल्तान पद की पदवी नहीं ली थी,
इसने क्या किया, इसने विद्रोह, इसके टाइम पे बड़े विद्रोह हो रहे थे, तो इसने सबसे पहले क्या किया, जितने भी अमीर वगैरह थे उनका मुंह बंद कराया। कैसे कराया, तो जितना जो कुछ दान उपहार और पेंशन में आज तक जो पुराने जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने इन अमीरों को बड़ी ज़मीनें दे रखी थी, और इस ज़मीनों के बल पे इन पे वो आता था, रेवेन्यू आता था, ये बढ़िया पैसा कमाते थे। पैसा होने पे इन लोगों को चर्बी चढ़ती थी और इस सुल्तान के खिलाफ में विद्रोह करते थे। ये मानना था इस अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जितनी भी ज़मीन इन लोगों को मिली हुई थी वो सारी भूमि वापस ले ली, और उस सारी भूमि को इसने क्या किया, खालसा भूमि में बदल दिया, और वहाँ के एक नए क्यूरेटर को वहाँ पे वो किया, सेट किया कि वो वहाँ पे रह के और उसका उस खालसा भूमि को इसके प्रतिनिधि के रूप में चला पाए। वो वहाँ का उस खालसा भूमि का मालिक नहीं होगा, वो बस क्या करेगा, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो होगा उससे जितना वो भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू मिलेगा, उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता था उसको, बल्कि उसका एक फिक्स्ड सैलरी था और उस हिसाब से वो काम करता था। तो ये सारी चीज़ें इसने ख़त्म कर दी। इसके बाद फिर एक बढ़िया सा गुप्तचर विभाग बैठाया, और ये कहा जाता है कि इसके शासनकाल में ऐसी वो थी, इतना ज़बरदस्त गुप्तचर व्यवस्था थी कि जो अमीर थे इसके शासनकाल में, ये बाज़ारों तो बाज़ारों में, बाज़ार चौराहे गलियों में, ये अपने घरों तक में बात करते थे, और उसकी खबर तक भी जो है ये सुल्तान के पास में पहुंच जाया करती थी कि इन्होंने क्या बात करी है। इस तरीके की गुप्तचर व्यवस्था थी इसकी। इसने शराब भांग जुआ इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये सब जो है इन लोगों का फेवरेट वो होता था। जो अमीर लोग होते थे इसी के बहाने मिला करते थे और आपस में षड्यंत्र किया करते थे। और ये कब मिलते थे, ये दावत वगैरह आपस में बहुत करते थे, आपस में विवाह संबंध स्थापित करते थे। तो अमीरों सरदारों इन सब के आपस में जो विवाह संबंध होते थे और दावतें वगैरह किया करते थे, इस पर इसने बिल्कुल सिरे से प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी सुल्तान की मर्जी के बिना कोई भी अमीर अपने किसी संबंधी की शादी नहीं, अपने किसी संबंधी से शादी नहीं कर सकता था। इतना तक प्रतिबंध था इसके टाइम पे। इसके बाद फिर कर व्यवस्था इसकी क्या थी, तो इसने लगान वगैरह के रेट्स बढ़ा दिए थे, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था, आक्रमण हो रहे थे मंगोलों के दिल्ली पर, और उसको उससे दिल्ली की रक्षा करने के लिए बहुत सारा मतलब पैसा लग रहा था। सुल्तान बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहा था। और आगे आप देखेंगे इसने सैन्य व्यवस्था भी बड़ी सही कर रखी थी। इसने स्थायी सेना बना ली, तो उसमें भी बढ़िया एक खर्च जा रहा था। तो उसके लिए इसने टैक्स को बढ़ाया अपने। इसने टैक्स को 1/2 तय कर दिया। घराई चरी कर ये दो नए चराई और घरी कर ये दो नए कर इसने लगाए थे। और भूमि को पैमाइश के आधार पर इसने लगान लगाया। ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था जिसने पैमाइश के आधार पर लगान लगाया था भूमि पर। इसके बाद फिर आता है दीवान मुस्तक राज। तो इसने एक मुस्तक राज नाम के एक राजस्व विभाग की स्थापना करी, और इसका अधिकारी होता था ये दीवान मुस्तक राज। ये क्या करता था, ये जो है राजस्व का अधिकारी होता था, और राजस्व की सही से वसूली हो सके इसको कंफर्म करता था। इसके बाद फिर आगे देखेंगे आप लोग सैन्य सुधार। तो इसने काफ़ी सारे सैन्य सुधार किए थे। सैन्य सुधारों में इसने क्या किया था, इसने सबसे पहले तो सेना अभी तक स्थायी नहीं हुआ करती थी, इसने एक स्थायी सेना की स्थापना करी। इसने एक स्थायी सेना रखी और सबको नगद वेतन देता था। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सैलरीज भी घटा दी थी, सैलरीज इसने काफ़ी कम कर दी थी सैनिकों की। और इसने जो है हुलिया लिखने की परंपरा शुरू की थी, सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। और घोड़ों को दागने की परंपरा शुरू की, ताकि जो इसके अच्छे नस्ल वाले घोड़े हैं वो भ्रष्टाचार या किसी उस वजह से बदल ना लिए जाएँ, किसी गंदे नस्ल के घोड़े से ना मिल जाएँ, बदल दिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो इसने शुरू करी थी। इसके बाद फिर बाजार व्यवस्था, ये अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आता है, इसकी बाजार व्यवस्था से। दरअसल इसने क्या किया था, इसने एक बहुत तगड़ी बाजार नीति लगाई थी, बहुत कड़ी बाजार नीति लगाई थी। और इसका परिणाम क्या रहा था कि 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान भी इसके पूरे शासन क्षेत्र में 1 रुपये भी किसी चीज़ का दाम नहीं बढ़ा था। ऐसी इसकी बाजार व्यवस्था थी। इसने क्या किया था, इसने हर चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें थीं उसका एक सरकारी रेट तय कर दिया था। उस रेट से ऊपर कोई भी उस सामान को नहीं बेच सकता था, कोई भी व्यापारी। इसके बाद इसने तौल में बेईमानी रोक दी। जो लोग तौल में घटतौली कर लिया करते थे, वज़न गंदा इस्तेमाल करते थे, उसमें कुछ कटा पिटा रहता था, कुछ वो वज़न में कम रहता था, तो ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए इसने क्या कहा कि जितना भी कम होता था, जितना भी वो वज़न में तौली गई वस्तु कम निकलती थी, उतना मांस वो कटवा लेता था उस व्यापारी के शरीर से, कहीं से भी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इसने कराई, और व्यापारियों में ज़बरदस्त डर बैठ गया। 20 सालों में किसी ने 1 रुपये भी अपने किसी भी सामान का मूल्य नहीं बढ़ाया। इसके 4 प्रमुख बाज़ार इसने बनवाए थे, और इन 4 प्रमुख बाज़ारों में बढ़िया से व्यापार होता था। ये दिल्ली में लगवाए थे इसने। एक खाद्यान्न का बाज़ार था,
दूसरा था निर्मित वस्तुओं का बाजार, तीसरा दैनिक वस्तुओं का बाजार था, और चौथा पशु और दासों का बाजार था। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी, ये आप याद रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है सिकंदर सानी वाला। और इसने एक नए धर्म की स्थापना करी थी। और इसके बाद फिर क्या है, एक इसका साम्राज्य विस्तार देखते हैं। तो इसने अपने शासनकाल में साम्राज्य का अपने काफ़ी विस्तार किया था। गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत, इन सब पर इसने अभियान चलाया था और इस पर जीत हासिल करी थी। इसके बाद में देखते हैं, तो इसने गुजरात में जो है, जब ये गुजरात पे हमला किया हुआ था, तो गुजरात में इसको एक मलिक काफूर नाम का हिजड़ा मिलता है, उसको इसने 1000 दीनार में वहाँ से ख़रीदा था। और ये आगे चलकर इसके बड़े काम का साबित हुआ। इसने क्या किया, अभी आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तब तक 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था जफ़र खान। वो मंगोलों के साथ युद्ध में मारा जाता है। और उसके बाद फिर 1303 में जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ पे, तो वहाँ पे राजा रतन सिंह राजा हुआ करते थे, और उनकी पत्नी हुआ करती थी रानी पद्मिनी, रानी पद्मावती करके भी कई बार इनका नाम लिखा गया है। तो उनके साथ में युद्ध होता है, और अंत में पद्मावती ने क्या किया था, जौहर कर दिया था। जलती हुई चिता में ये रानी और इनके जो किले में जितनी भी स्त्रियां हुआ करती थी, वो सारी स्त्रियां जो है जाके जो है जौहर कर लेती हैं। और इसका वर्णन जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक है, ये पद्मावत, इसमें लिखी गई है, और ये 1540 में लिखी गई है। ये जो है इसकी भाषा भी अगर आप जानना चाहें इस पद्मावत की, तो ये अवधी भाषा का ग्रंथ है। इसके बाद देखते हैं, तो मलिक काफूर जो था, इसका ये जो हिजड़ा था, ये इसने 1000 दीनार में ख़रीदा हुआ था। इसने क्या किया, इसके नेतृत्व में देवगिरी पर अभियान इसने किया। हालांकि इसने देवगिरी पर पहले भी एक अभियान चलाया हुआ था, जब ये शासक नहीं था, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वो था शासनकाल चल रहा था, तो उसने इसे क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के अभियान पर भेजा था। और इसने क्या किया था, इसने देवगिरी पर अभियान किया, और सेम राजा था ये रामचंद्र देव, उस टाइम पे भी राजा था। उसने आक्रमण किया, वहाँ से बहुत सारा धन लूटा, और उसके बाद में इसने बहुत सारा धन छुपा लिया था। उसी के एवज में, उसी धन के इस्तेमाल से उसने उसकी हत्या करवा दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, और उसके बाद इसने अपनी गद्दी हथियाई थी। इसके बाद में जब ये राजा बनता है, उसके बाद फिर से इसका मन करता है कि एक बार फिर से जो है मैं देवगिरी पर अभियान करता हूँ, और उसको जीत के बहुत सारा पैसा कमाना है मुझे। इसने क्या किया, मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है उस वहाँ पे हमला किया देवगिरी में। और वहाँ पे राजा रामचंद्र देव वहाँ पे फिर से राजा थे, यादव वंश के शासक थे। इनको जो है देवगिरी युद्ध में इसने 1307 में हरा दिया, और वहाँ से इसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है। तो मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया, और इसको सफलता से दूर भी किया, मंगोलों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। इसने बहुत सारे काम किए थे। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मंगोल थे जो उस टाइम पे, जब गयासुद्दीन तुगलक कह रहा हूँ, सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जब राज था, तो उस टाइम पे उसके आदेश से आके उसको खुश करके, उससे प्रार्थना करके, उससे शरण लेके दिल्ली में रह रहे थे। इसने उनको निकलवा के और बहुत कायदे से नृशंस हत्याएं उनकी कराई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो अल्टीमेटली बीच बीच में थोड़ा थोड़ा षड्यंत्र करके, जो उनके मंगोल साथी बाहर रह रहे थे, जो हमला कर रहे थे, उनको सूचनाएं ट्रांसफ़र कर रहे थे, ऐसा ऐसे शक था। तो इसने बहुत कायदे से उनको निकलवा के, एक एक को ढुड़वा के, और उनकी हत्या करा दी थी। तो ये सारे काम इसने किए थे, मंगोलों से बहुत कायदे से रक्षा करी थी भारत की। और इसके मरने के बाद ऐसा कोई एफिशिएंट रूलर देखने को नहीं मिलता है। इसके मरने के बाद एक मुबारक शाह करके रूलर आता है, ये बेवकूफ़ था, पागल सा सुल्तान था ये क्या करता था, नंगे होके दरबार में आके दौड़ लगाता था, बिल्कुल नंगे होके दौड़ता था दरबार में। कई बार औरतों के कपड़े पहन के चला आता था। इसने खुद को ही सुल्तान की पदवी दे दी थी इसको। इसने कहा कि खलीफा की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं खुद ही मैं सुल्तान हूँ। उसके अलावा इसने खुद को खलीफा भी घोषित कर दिया था कि मैं ही खलीफा हूँ, और कई सारी ऐसे बकवास चीज़ें इसने करी थी। अंत में 1320 में ये भी चला जाता है। 4 साल के शासनकाल के बाद में इसका भी डिक्लाइन हो जाता है, और एक नसरुद्दीन खुसरो खां करके राजा बनता है, ये भी 3-4 महीने में ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ में ये आपका खिलजी वंश जो है समाप्त हो जाता है, और इसमें एक नए राजवंश, तुगलक राजवंश की स्थापना होती है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, और वो फिर आगे राज करता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।